वही हमने प्लांट यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब देखिए बांज लगाया है, काफल लगाया, पूरा मिक्स फॉरेस्ट, जिसको ओरिजिनल फॉरेस्ट हमारे जो आप देखिए पुराने तरीके से होते थे तो वो मिक्स फॉरेस्ट होते थे, तो वही हमने सब यहाँ पे लगाने की कोशिश की। और आने वाले टाइम में हम यहाँ पे कोशिश करेंगे जितने भी हिमालयन प्रजाति के पौधे यहाँ पे लग सकते हैं उस तरह के पौधों को हम यहाँ पे और लगाएंगे। तो एक खास बात ये है ना ये जंगल की, इसमें सारे लैंडस्केप हैं, जैसे कहीं पे आपको उत्तरी ढाल मिलेगा जहाँ पे धूप सीधी पड़ती है। अब सीधे सामने देखो आप, वहाँ पे धूप सीधी नहीं पड़ती है, वो इलाका भी है। और कुछ ऐसा डेजर्ट वाला जो पथरीला इलाका है, वो ऊपर को पथरीला भी है। तो यहाँ पे सारे मतलब ये एक रिसर्च पर्पज बेर है, ये जंगली बेर है, जंगली बेर है। और ये तो आज मैं मौजूद हूँ चौखुटिया के भटकोट गांव में, और आज यहाँ आने का मुख्य कारण है एक खास व्यक्ति से आज हम मिलने वाले हैं यहाँ पे। 5 जून 2021 का जो दिन था, उस दिन मैंने थोड़ा सा ये संकल्प लिया कि मुझे यही काम करना है और माँ प्रकृति के लिए थोड़ा समर्पित होकर काम करना है। तो उस दिन से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ जी। देखिए हिमांशु भाई, मैं ये कहूँगा ना कि शंकर कुछ नहीं है, शंकर के साथ एक बहुत बड़ी टीम जुड़ी है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हमारा एक परिवार है हिमगिरी परिवार करके, हिमगिरी फाउंडेशन करके। तो हम सब लोग लगभग उसमें हमारे साथ सीनियर 50-60 सीनियर मेंबर हैं और 50-60 वॉलंटियर हैं, छोटे वॉरियर हैं जिनको हमने हिमगिरी वॉरियर नाम दिया। उसी के साथ साथ जो ये भटकोट गांव है, ख़ास तौर पर मैं भटकोट गांव के जो लोग हैं, जो युवा हैं, जैसे जो भी, अब सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन भटकोट गांव के खास तौर पे मैं कहूँगा उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल है इस जंगल को बनाने में, इस जंगल को तैयार करने में, जितना शायद मेरा नहीं है। और उसी के साथ साथ इस बार हमें वन विभाग ने भी जो है सपोर्ट किया। तो वही था कि हम पहाड़ और प्रकृति के लिए काम करें, मेरा मकसद वही था। तो हमने एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग धुरफाट मॉडल पे तैयार करने की कोशिश की। धुर जैसे कि आप जानते हैं गढ़वाली में डांड कहते हैं, तो वो हमारे पहाड़ों को विकसित करने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी मॉडल को हम विकसित कर रहे थे। और रामगंगा के किनारे हम कहेंगे वो लैंड थी। कुछ दिन पहले जो बादल फटे उसके कारण से वो वहाँ पे पानी भर गया, थोड़ा सा वहाँ पे नुकसान हो गया। तो उसमें हमने एक इंटीग्रेटेड चीज़ों को रखा था। हम वहाँ पे डेयरी फार्मिंग भी कर रहे थे, हम वहाँ पे वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे थे, वहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग चल रही थी, वहाँ पे फिश पॉन्ड चल रहा था, नर्सरी चल रही थी। अब वो ये देखिए, ये चारों चीज़ें आपस में कनेक्टेड थी। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ रंगीली गेवाड़ घाटी। तो आज मैं मौजूद हूँ चौखुटिया के भटकोट गाँव में, और आज यहाँ आने का मुख्य कारण है एक खास व्यक्ति से आज हम मिलने वाले हैं यहाँ पे। बहुत ही छोटी उम्र में बहुत ही प्रसिद्धि हासिल कर ली है भाई ने, और पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं। और हाल ही में इनको हिंदुस्तान शिखर समागम 2024 समारोह में इनको जलदूत के सम्मान से सम्मानित किया गया है, जलदूत 2024। तो आपको मिलाते हैं इनसे। तो हमारे साथ हैं श्री शंकर सिंह बिष्ट जी, जो कि आपका परिचय पहले आप ही दो। नमस्कार, धन्यवाद हिमांशु भाई का। मेरा नाम शंकर सिंह बिष्ट है और गेवाड़ घाटी से हैं। तो ये आप देख रहे होंगे हाल ही में हमारे शंकर भाई को एक सम्मान मिला, आप खोलेंगे इसे? हाँ, ये जो है हिंदुस्तान का शिखर समागम हुआ था देहरादून में। तो उसमें हमारा नाम एक कह सकते हैं बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो जो है हमारा नाम चयन हुआ, और ये जलदूत सम्मान से जो है हमको नवाजा गया। ये जो है ये हमको मिला अभी हाल ही में। तो भाई को लगातार पर्यावरण के लिए काम करते हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं। तो किस प्रकार से सोच शुरू हुई? सोच ऐसा था कि जैसे जैसे हम जैसे था पहाड़ से लगाव तो पहले से ही था, बचपन से ही जंगलों में रहे थे और एक अटैचमेंट था। लेकिन इतना ये चीज़ें करने का ऐसा कभी विचार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ाई हुई, एनएसएस के जरिए थोड़ा सा समाज को जाना, जयपुर गया, तो एक स्टडी जो है एक अच्छा वो था कि ज्योग्राफी में मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी से एक अटैचमेंट बना एनवायरनमेंट से। तो एक चीज़ बड़ी रिपीट होती थी हर कॉन्फ्रेंस में, हर मीटिंग में, चाहे नेशनल हो, स्टेट हो, चाहे लोकल हो, तो क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा रहता था। तो वहाँ से क्लाइमेट चेंज को मैंने पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, और जब देखा, अंदर घुसा, तो पता चला कि वाकई में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। और क्योंकि मन पहले से था कि कुछ ऐसा काम करना है जिसको विश्व की सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो मैंने जब पूरी चीज़ों को देखा तो मेरे को लगा कि हाँ, एनवायरनमेंट के लिए काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज इतना हो गया है, हमारे लगातार ग्लोबल वार्मिंग आप देख ही रहे हैं, दुनिया भर की समस्याओं का जाल बन चुका है। तो इस तरह से एक सोच शुरू हुई। तो अभी जानते हैं
भाई से कि मूल निवास और कहाँ के रहने वाले हैं, फैमिली के बारे में, और फैमिली कितना सपोर्ट करते हैं इस बारे में। देखिए, रहने वाला मैं यहीं गेवाड़ घाटी का एक बहुत ही इंटीरियर विलेज आता है चनौला, खजुरानी करके, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वहीं से जो है मेरा लालन पालन भी हुआ, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। उसके बाद मैं मायथान चमोली में पढ़ा, वहाँ के गुरुजनों का बहुत अच्छा सपोर्ट जो है मेरे को आगे ले जाने में उनका बहुत वो रहा। उसके बाद मैं जो है ग्रेजुएशन के लिए जयपुर चला गया। तो वहाँ तक तो ये था कि हाँ, पढ़ के कुछ नौकरी करनी है, कुछ वो करना है। तो फिर जब जयपुर गया तो वहाँ से सोच बदलनी शुरू हुई। फिर घर वालों को जब वापस यहाँ आया और ये काम करने लगा तो सब लोग ये कह रहे हैं, गांव वाले कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, इससे क्या होने वाला है, तुम कुछ कहने लगे, पगला गया, ये वो सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन ये था कि धीरे धीरे जब ये चीज़ों को करने लगा और फिर घर वालों को भी समझ आया, सब लोगों को समझ आया, तो वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। आपको कहते हैं कि ठीक है, जो करना है वो करो। तो ऐसा मतलब ठीक चल रहा है। सब समाज सपोर्ट कर रहा है, चकोटिया गेवाड़ घाटी पूरी सपोर्ट करती है, आप जैसे लोग सपोर्ट करते हैं। ये तो कोई भी अच्छा काम हम समाज के लिए करें, अपनी प्रकृति के लिए करें, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करें, तो थोड़ा बहुत कठिनाइयाँ उसमें आती हैं। तो शंकर भाई, 5 जून 2021 वो दिन आपके लिए काफ़ी टर्निंग पॉइंट रहा। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, उसमें आपने कसम खाई है माँ प्रकृति के लिए। हाँ, वो एक्चुअली मैं आया था 2020 में। मैं लॉकडाउन के बाद कोरोना जैसे ही हुआ था, तो कोरोना के बाद हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और फिर मैं गाँव आया था नवंबर में जंगलों में आग लग रही थी भयंकर तरीके से 20 में। तो मैं देखा कि यार आग चलो लगती है, वो मई जून का टाइम रहता है, लेकिन नवंबर में आग लग रही, दिसंबर में आग लग रही है, वो मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गया। फिर वहाँ से मैं धीरे धीरे थोड़ा काम करना शुरू किया। फिर 5 जून 2021 का जो दिन था, उस दिन मैंने थोड़ा सा ये संकल्प लिया कि मुझे यही काम करना है और माँ प्रकृति के लिए थोड़ा समर्पित होकर काम करना है। तो उस दिन से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ जी। तो मेरी और शंकर भाई की मुलाकात पहले हो चुकी है, बहुत पहले, जी 2-3 साल पहले, जब शंकर भाई की पैदल यात्रा चनौला से लेकर राजभवन तक हो रही थी। तो कैसे आपकी यात्रा रही, क्या कठिनाई है इस बीच में आपको? यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत अनुभव मिला, क्योंकि वो मेरे जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट वो जो 18 दिन थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट दिन थे। उन दिनों में मेरा जो मकसद था उसमें जंगलों की आग को लेकर ही था। हम एक जनजागृति यात्रा हमने अपने गाँव से लेकर, जैसे कि आपसे गैरसैंण में मुलाकात हुई, आपने वहाँ सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने पूरे यात्रा के दौरान सपोर्ट किया। ऐसा बहुत प्रॉब्लम्स तो कहीं पे नहीं आई। अब ये होता है कि यात्रा होती है तो उस दौरान थोड़ा बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि कहीं पे हमको रहने में प्रॉब्लम हुई, कहीं खाने में प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बहुत अच्छा लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया। और दिल्ली गए तो हमारी बहुत जो है मिनिस्टर से मुलाकात हुई, बहुत लोगों से मुलाकात हुई। उसके बाद एक थोड़ा सा एक रास्ता भी निकल रहा था कि जंगलों की आग को कैसे रोका जाए। सरकार ने एनटीपीसी को जो है अल्मोड़ा भेजा। हमारे डीएम जो हैं उस टाइम पे जो वंदना सिंह जी थी, उनसे भी मुलाकात हुई, एक मीटिंग हुई कि किस तरह से हमको उसको काम करना है। एनटीपीसी को भेजा गया। एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट जो है, एक पायलट प्रोजेक्ट लगाने का विचार चल रहा था और उस पर लगभग सहमति बन चुकी थी, लेकिन फिर बीच में पता नहीं क्योंकि सरकारी चीज़ें हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें हुई होंगी, तो वो वहीं पे थोड़ा सा मामला अटक गया जी। तो अभी हम मौजूद हैं भटकोट के जंगल में, और इस पूरे जंगल का नाम जो है, इस एरिया का नाम जो हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन है, हाँ। शंकर भाई की टीम है, उनके द्वारा इस जंगल का नाम माँ अग्निरी के नाम पर रखा हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए, आप बहुत प्रकार के पेड़ आपको मिलेंगे, जैसे कोराल है, और यहाँ पर आपको बांस दिखाई दे रहा होगा। बांस की जड़ियों का पानी, बोलते हैं ना, बहुत शुद्ध पानी होता है। कौन सा पेड़ है? ये कोराल है। हाँ, ये भी कोराल है। लगभग हमने जो है यहाँ पे जितने भी हिमालयन प्रजाति के पौधे हैं, जो कि हमारे यहाँ के नेचर के अकॉर्डिंग वो होते हैं, तो वही हमने प्लांट यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब देखिए, बांज लगाया है, काफल लगाया, पूरा मिक्स फॉरेस्ट, जिसको ओरिजिनल फॉरेस्ट हमारे जो आप देखिए पुराने तरीके से होते थे, तो वो मिक्स फॉरेस्ट होते थे, तो वही हमने सब यहाँ पे लगाने की कोशिश की। और आने वाले टाइम में हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, जितने भी हिमालयन प्रजाति के पौधे यहाँ पे लग सकते हैं, उस तरह के पौधे को हम यहाँ पे और लगाएंगे। तो लगभग 5 हेक्टेयर में ये जो है पूरा फैला हुआ है। ये 5 हेक्टेयर में, पूरा 5 हेक्टेयर में है। और इसकी एक खास बात ये है ना, ये जंगल की, इसमें सारे लैंडस्केप हैं। जैसे कहीं पे आपको उत्तरी ढाल मिलेगा जहाँ पे धूप सीधी पड़ती है। अब सीधे सामने देखो आप, वहाँ पे धूप सीधी नहीं पड़ती है, वो इलाका भी है। और कुछ ऐसा डेजर्ट वाला जो पथरीला इलाका है, वो ऊपर को पथरीला भी है। तो यहाँ पे सारे, मतलब ये एक रिसर्च पर्पज से इतना ऐसा हुआ है कि यहाँ पे सब चीजें आपको एक साथ एक ही पैच में देखने को मिल सकते हैं। गदेरा भी मिलेगा, नीचे नौला है, बिल्कुल, और ऊपर ये सारी चीजें हैं।
तो ये सारा प्लांट्स, ये पूरे पैच में पूरा प्लांटेशन किया हुआ है, बांज है, वो है, बहुत सारी चीज़ें लगाई रखी हैं। यहाँ पे ये बेर होता है, देखो जो वो ये बेर होता है पथरीला इलाके में। बेर है, ये जंगली बेर है, जंगली बेर है, और ये वैसे बहुत ज़्यादा जो हेल्थ के ना बहुत ज़्यादा वो होता है, फायदेमंद। हाँ फायदेमंद होता है। ये होता तो पता नहीं ऐसा है, लेकिन मेडिसिनल चीज़ें हैं ये सारी, तो इसको से पहले से खाते हैं, खट्टा होता है बहुत ही। तो वास्तव में प्रकृति में बहुत सारी चीजें बहुत चीज़ें हैं। अब इसी में जंगल नीचे ढूंढोगे तो बहुत ऐसी जैसी चीज़ें मिलेंगी जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, मेडिसिनल वैल्यू हमको जिसकी पता नहीं है अभी भी। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये जो चीज़ है ये आपको पता ही है इसकी डिजाइनिंग बनाते थे, तो ऐसे अभी तो बारिश में धुल गया है, लेकिन वो डार्क वाले पे ज्यादा हाँ, था ना, हरे वाले पे। हाँ तिमिल हो रहा है यहाँ पे, तिमिल जो कि हमारे पहाड़ का पूजा पाठ तो इसके बिना होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये उतीस का पेड़ है, ये उतीस का पेड़, ये उतीस का पेड़ है। और ये उतीस और बांज दो बड़े इंपॉर्टेंट वो हैं पहाड़ के पानी के लिए खास तौर पे, क्योंकि जैसे बांज को हम लोग ग्रीन गोल्ड ऑफ हिमालयाज कहते हैं, तो उसी तरह से ये भी है, जहाँ पे आप देखोगे कि नदी है या इस तरह से जो आप ये इलाका देख रहे हैं, यहाँ पे उतीस मिलेगा ही मिलेगा। और उतीस के नीचे आप डेफिनेटली ये देखोगे कि पानी के स्रोत फूटते ही फूटते हैं, तो इसकी पानी को कंजर्व करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये पौधा पहाड़ के पानी के लिए वाटर सोर्स है, तो इसको हमने पूरे इस इलाके में लगाया हुआ है। एक पेड़ और दिखाई दे रहा है उसके बगल में, कौन सा पेड़ है? ये उतीस का अच्छा, ये भी उतीस का ही है, ये हमने ऐसे रखा हुआ है। ये उस टाइम पे थोड़ा सा कमजोर पेड़ था, तो इसको थोड़ा सा अगर बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर इसको शिफ्ट करेंगे फिर। बिल्कुल सही बात। ये सारे उतीस के पेड़ लगाए हुए हैं इधर को। तो सोच काफी लंबी है, और लगभग 30-40 साल के बाद ये पेड़ इतने बड़े हो जाएंगे कि पानी की कमी नहीं होगी बिल्कुल भी पहाड़ों में। तो फिलहाल जंगल काफ़ी बड़ा है, और जंगल के जो दूसरे पार्ट में हम आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको दिखाते किस प्रकार से चाल खाल, पहाड़ों में चाल खाल का वनों में क्या उपयोग है और किस प्रकार से लाभदायी है जंगल के इकोसिस्टम के लिए। शंकर भाई, इसके बारे में डिटेल। ये है जैसे चाल खाल और खंतियाँ 3-4 प्रकार के होते हैं। तो अभी जहाँ पे हम हैं ये खाल है। खाल बड़े तरीके का होता है, चाल जो है वो थोड़ा छोटा होता है, चौकोर होता है, और खंती छोटे छोटे लंबे पानी के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। तो ये खाल है, लगभग 5 से 7 हज़ार लीटर एक टाइम में इसमें भरता है। और अगर पूरा सोखने और भरने की बात करें तो कम से कम 15-20 लीटर पानी एक टाइम में ये कंजर्व करता है। अब इसका महत्व हम ये देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये भर नहीं रहा है, भरा हुआ नहीं रह रहा है, तो हमने इसको भरना नहीं है, हमने तो इससे पानी को अंदर सिंचित करना है। तो आप ये देख रहे हैं पूरा पहाड़ में क्या होता है, ढलान होती है, और इस ढलान से जो पानी आता है वो बह के सीधा नीचे जाएगा, और आप रामगंगा देख रहे हैं, रामगंगा से फिर समुद्र में चले जाएगा। वो हमारे किसी काम नहीं आएगा। पहले से हमारे पूर्वज क्या करते हैं, आप देखिए बहुत सारे जगह हैं, उफरे खाल है, बहुत जगहों के नाम भी खाल के नाम से बड़े होते थे। तो उन खालों का यही महत्व होता था कि ये पानी को यहाँ पे इकट्ठा किया जाए, यहाँ पे रोका जाए, और ये पानी यहाँ पे रोक के ज़मीन में जाएगा, और ज़मीन के अंदर जो एक्वाफियर हैं उनमें भरेगा, और वो धीरे धीरे क्या होंगे, भर जाएंगे, और उससे जो हमारे फिर कहीं कहीं जल स्रोत फूटते हैं। आप देखते हैं कि कहीं पे नौले हैं, धारे हैं, तो वो इन्हीं खालों के माध्यम से, इन्हीं संचयन के माध्यम से फूटते हैं, और फिर वो आसपास नमी बनाते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारी नेचुरल यहाँ पे पेड़ पौधे हैं उनको बनाए रखने में इनका महत्व है। अब हमारे पहाड़ों में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं लगातार आग लग रही है। आग लगने से जो स्पीसीज थी, जो घास थी, ये जो घास है, जो ये स्पीसीज है, ये सारी घास और सारी चीज़ें पानी को कंजर्व करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया है, लगातार आग लगा के वो सारे स्पीसीज तो खत्म हो गए। आप देख रहे हैं ये जंगल भी है, तो इसमें लोकल स्पीसीज कुछ नहीं है, केवल चीड़ है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और स्पीसीज भी लाए जाएं। तो इससे क्या होता है कि जो लोकल स्पीसीज जिसको पानी को ग्रहण करने की क्षमता थी वो तो खत्म हो गई। अब पानी को कौन रोकेगा, वो पानी सीधा और तेजी से बह जाता है। तो इसलिए इन खालों का इम्पोर्टेंट अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो हमने यही प्रयास किया है। इस पैच में भी बहुत सारे खाल बने हुए हैं, इधर पूरे पैच में बने हैं। पार आप जिस पैच में भी हम थे उस पैच में भी कुछ खालें बनी हुई हैं। तो ये खालें जो हैं पानी को संरक्षित करती हैं, और जो हमारे पेड़ हमने लगाए हुए हैं उनको बचे रहने में, क्योंकि अब यहाँ तो हम पानी लाएंगे कहाँ से, क्योंकि पेड़ जो है वो गर्मी में सूख जाता है। तो
तो इसलिए इन खालों का इम्पोर्टेंट और भी वो हो जाता है कि जो आसपास नमी बनी रहेगी तो वो पेड़ भी जिंदा रहेंगे। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट कारण है इन खालों को बनाने का, और इससे हमारे नौले धारे जो हैं वो रिचार्ज होंगे और पानी को हम बचा सकेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है पहाड़ों में। आप देखते ही हैं कि आज टैंकरों से हमारे गाँव पानी पहुँचाया जा रहा है। जी। तो इतना बड़ा जंगल है, इतने सारे चाल खाल यहाँ पे बनाए गए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा ग्रुप होगा, सहयोग करने वालों की संख्या भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी जो पूरी लंबाई चौड़ाई है कम से कम ये 15 बाई 10 का गड्ढा तो होगा भाई, और इसकी हाइट कम से कम 5 फीट के आसपास है। तो कितने लोग आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो आपका फाउंडेशन है हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन, उसमें जुड़े हुए हैं, और कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया है इसके अलावा भी? देखिए हिमांशु भाई, मैं ये कहूँगा ना कि शंकर कुछ नहीं है, शंकर के साथ एक बहुत बड़ी टीम जुड़ी है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हमारा एक परिवार है हिमगिरी परिवार करके, हिमगिरी फाउंडेशन करके। तो हम सब लोग लगभग उसमें हमारे साथ सीनियर 50-60 सीनियर मेंबर हैं और 50-60 वॉलंटियर हैं, छोटे वॉरियर हैं जिनको हमने हिमगिरी वॉरियर नाम दिया। उसी के साथ साथ जो ये भटकोट गांव है, खास तौर पे मैं भटकोट गांव के जो लोग हैं, जो युवा हैं, जैसे जो भी, अब सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन भटकोट गांव के खास तौर पे मैं कहूँगा उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल है इस जंगल को बनाने में, इस जंगल को तैयार करने में, जितना शायद मेरा नहीं है। और उसी के साथ साथ इस बार हमें वन विभाग ने भी जो है सपोर्ट किया है इन पेड़ों को लगाने में, इन खालखंतियों को बनाने में। कुछ हमारी जो ये दीवार बनी है इसको रिपेयर करने में और उसको बनाने में, तो उनका भी सपोर्ट रहा है। और यहीं के भटकोट के एक हमारे गुजरात के PCCF रहे हुए हैं सुरेश पंत जी, वो रिटायर्ड हैं, वो उस टाइम पे गुजरात के सबसे मुख्य प्रधान वन संरक्षक अधिकारी रहे हैं। तो उनका भी एक जो गाइडेंस हमको मिलता है, जो इस जंगल को तैयार करने में उनका हमको गाइड करना और कैसे करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केवल एक आदमी इसको नहीं कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ताकतें, बहुत सारे दिमाग, बहुत सारे नॉलेज आती हैं, और उसके बाद एक कॉम्बिनेशन बनता है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे उतरती हैं। तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा, खास तौर पे भटकोट के लोगों का, क्योंकि भटकोट के जो भी युवा हैं, जो भी जैसे हमारे मनोज दा हैं, चंदन भाई हैं, योगेश दा हैं, हरीश पंत जी हैं, दीप पंत जी हैं, उधर ठाकुर भाई साहब हैं, गज्जू भाई हैं, भगवत सिंह जी हैं, तो बहुत सारे और भी लोग हैं जिनका मैं शायद नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और उसी तरह से हमारे वॉरियर हैं। तो कहने का मतलब है कि सब लोगों की मेहनत से एक चीज़ होती है। अब मैं ये कह दूं कि केवल मैंने किया है, वो तो वो संभव भी नहीं है, और मैं कर भी नहीं पाऊंगा। जब तक एक संगठित रूप में नहीं होता है तो वो नहीं हो पाता है कार्य। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि इस पूरे जो मुहिम है इसमें छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब मौजूद है इसमें, इसलिए ये काम हो पा रहा है अच्छे से, और सबका सहयोग है और मिली जुली भावना है, तो वास्तव में विकास होना तय है। और हाल ही में शंकर भाई द्वारा और उनकी पूरी टीम द्वारा एक फार्म यहाँ पे बनाया गया था, कहाँ पे था और किस प्रकार से उस फार्म को हाल में क्षति हुई है? हिमांशु भाई देखिए, हमारा मकसद था कि हम लोग पहाड़ में जो आज रोजगार की बात होती है, पहाड़ में बेरोजगारी की बात होती है, पलायन की बात होती है, उस पर हम लोग, मेरा देखिए बहुत लोग ये होते हैं कि ये पर्यावरण का कार्य कर रहे हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि हम किसी चीज़ से अटैचमेंट है, लेकिन हम इसको वैज्ञानिक तरीके से देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रॉब्लम हो रही है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उस तरीके से हम इसको देख रहे हैं और तब ये कार्य कर रहे हैं। हम किसी भावना में बह के काम नहीं कर रहे हैं। तो वही था कि हम पहाड़ और प्रकृति के लिए काम करें, मेरा मकसद वही था। तो हमने एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग धुरफाट मॉडल पे तैयार करने की कोशिश की। धुर जैसे कि आप जानते हैं गढ़वाली में डांड कहते हैं, तो वो हमारे पहाड़ों को विकसित करने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी मॉडल को हम विकसित कर रहे थे और रामगंगा के किनारे हम कहेंगे वो था, वो लैंड थी। कुछ दिन पहले जो बादल फटे उसके कारण से वो वहाँ पे पानी भर गया, थोड़ा सा वहाँ पे नुकसान हो गया। तो उसमें हमने एक इंटीग्रेटेड चीज़ों को रखा था। हम वहाँ पे डेयरी फार्मिंग भी कर रहे थे, हम वहाँ पे वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे थे, वहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग चल रही थी, वहाँ पे फिश पॉन्ड चल रहा था, नर्सरी चल रही थी। अब वो ये देखिए, ये चारों चीज़ें आपस में कनेक्टेड थी, क्योंकि जैसे हमने डेयरी फार्मिंग शुरू की तो डेयरी फार्मिंग जो गाय है उनसे जो गोबर निकलेगा वो हमारे यहाँ जाता है, वेजिटेबल फार्मिंग में जाता है। वेजिटेबल फार्मिंग से जो घास वगैरह जो निकलेगा वो हमारी गाय के काम आता है, और जो गाय के गोबर वगैरह से जो कीड़े होते हैं वो हमारे मुर्गियों के काम आता है, और मुर्गियों की जो थोड़ा बहुत बीट वगैरह होती है या जो बचा कुचा दाना होता है वो मछलियों के काम आती है। और वहीं से जैसे गोबर हमारे नर्सरी के काम भी आता है। तो ये एक दूसरे से इनके खाने के सर्किल में भी बन गए। अब यहाँ से जो भी इनकम हो रही है, जैसे दूध है वो मार्केट जा रहा है, उससे हमको इनकम जनरेट हो रही थी। जो वेजिटेबल था, जो सब्जी उत्पादन हो रहा था, उससे हमको इनकम जनरेट हो रही थी। मुर्गी से जो अंडा निकल रहा था उससे हमको इनकम हो रही थी। और मछली का हम सोच रहे थे, मछली का हमने शुरू किया था। इनकम शुरू नहीं हुई थी लेकिन काम शुरू किया था। तो
तो वो अचानक बहुत कम समय था, ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबे टाइम से किया था, 6-7 महीने का हमारा एक ड्यूरेशन में हमने वो काम को शुरू कर दिया, लेकिन ये था कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया था और बहुत अच्छा रिजल्ट, इनकम जनरेशन शुरू हो गया था। वैसे इस काम को शुरू करने के लगभग 2-3 साल में इनकम शुरू होती है, लेकिन हमारी ये था कि 6-7 महीने में इनकम शुरू हो गई थी। लेकिन वो थोड़ा-सा जब अभी रामगंगा में ज़्यादा पानी आया और बादल फटे, तो उससे थोड़ा बहुत वहाँ पे नुकसान क्षति हो गई है। तो हम उसको दोबारा शुरू कर रहे हैं, दूसरी लैंड है। हमें सुरेश पंत जी, जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि हमारे वो हैं, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो उनने हमको लैंड प्रोवाइड की है, उन्हीं की गाइडेंस में वो काम चल रहा था लगातार। तो अब दोबारा हम शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे या उसको कर देंगे, क्योंकि हमने पहाड़ के लिए एक मॉडल को स्थापित करना है और फिर पहाड़ के लोगों के लिए काम करना है। तो हमारा मेन मकसद वही है कि जो हमारे गांव हैं वो बचे रहें, हमारे लोग बचे रहें, क्योंकि चीज़ें यही हैं। हम शहर में कितना भी चले जाएं, शहर में कुछ भी, एक्सपोजर जरूरी है। मैं कहूँगा जो भी लोग हैं, मैं ये जरूर कहूँगा कि अपने बच्चों को एक्सपोजर के लिए जरूर भेजिए और उनके दिमाग में ये जरूर डालिए कि एक्सपोजर मिलने के बाद, सीखने के बाद वापस जरूर आइए, क्योंकि आपको जो चीज़ यहाँ मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती है। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ है कि अभी हम गेवाड़ घाटी में मौजूद हैं और अल्मोड़ा जनपद में ये क्षेत्र आता है पूरा जी। तो फिलहाल आपने इससे जो पूरे जंगल में है बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, खाल बनवाए। आगे आपका प्रोजेक्ट किस जिले के लिए रहेगा अगर आपको मौका मिलेगा तो? देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें पूरे उत्तराखंड में हों और बहुत सारे लोग हैं, जैसा कल भी ये परसों ये जलदू सामान मिला, उसमें भी बहुत सारे लोग आए थे, तो वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन हम लोग संगठित नहीं हैं। तो मेरी दिली इच्छा है कि हम लोग संगठित हों, संगठित होकर जिस तरह से आप कहते हैं ना कि रस्सी एक घास के तिनके में बल नहीं होता, लेकिन अगर वो घास के तिनके बहुत ज़्यादा एक साथ हो जाते हैं तो वो रस्सी बन जाता है और उसमें बल होता है। तो उसी तरह से अगर हम लोग संगठित होकर काम करते हैं तो मैं मानता हूं कि हम लोग बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से काम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा काम रहेगा, जंगलों की आग पे हम लोग काम करने की सोच रहे हैं और ख़ास तौर पे फिर इसके बाद आप कहें कि गैरसैंण में आइए, हम गैरसैंण में भी करेंगे और जगह भी करेंगे, ऐसा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में हो, हिमालयाज़ में, बल्कि हिमालयाज़ में हो, पूरे हिमालय क्षेत्र में हो। तो आगे देखते हैं कैसे कैसे होता है, जितना संभव हो पाएगा, जितना सामर्थ्य होगी, जितना वहाँ प्रकृति जो है वो ताकत देगी, उतना करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अच्छा काम करेंगे ना, प्रकृति क्या आपको हर तरफ से जो है पावर मिलेगी और आपको सहयोग हर तरफ से मिलेगा। तो आने वाली जो जनरेशन है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और एक बात है कि जो हमारे स्कूल के सिलेबस हैं उसमें कम से कम एक दिन ऐसा रखा जाए कि बच्चों को प्रकृति के बीच ले जाया जाए, उसके महत्व के बारे में बताया जाए, उनसे प्लांटेशन करवाया जाए और जंगल की देखरेख, हमारी जो प्रकृति है उसके बारे में बताया जाए उनको डिटेल में। आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए, शिक्षा, जो आज की शिक्षा है वो थोड़ा-सा, उस पे मेरे को इस तरह से थोड़ा संतुष्टि इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं कि तेरे को नौकरी पाने के लिए पढ़ना है। हम ये नहीं सिखा रहे कि तेरे को एक अच्छा नागरिक बनना है, क्योंकि वो अच्छा नागरिक बनेगा खुद में खुद उसके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, अच्छे नौकरी आएगी। लेकिन हम ये सिखा रहे हैं कि तेरे को नौकरी पाना है, उसके लिए उसके दिमाग में दुनिया भर की चीज़ें भरनी है और उसके बाद वो भूल जाता है। उस पढ़ाई को कोई मकसद नहीं है, वो पढ़ाई केवल वो नौकरी पाने तक सीमित है, उसके बाद वो भूल जाना है। तो मेरा कहना यही है कि आप देखिए, किसी भी बच्चे को, आप शहर के बच्चों को, बाकायदा हमारे आसपास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं को देख लीजिए। कई बार ऐसा है कि उनको पता ही नहीं है। एक घटना मैं आपको बताता हूँ, कुछ महीने पहले की। एक बच्चा आया था दिल्ली से, वो अपने घर में गया, उसके दादा दूध निकाल के लाए, ठीक है। अब वो दूध निकाल के लाए तो बच्चे को दिया दूध, तो वो क्या पूछता है, दादाजी ये दूध कहाँ से लेके आए? उसने कहा गाय से लेके आए। बोले यहाँ तो दुकान ही नहीं है। उसको ये पता है कि दुकान से दूध आता है, पैकेट में दूध आता है, उसको ये नहीं मालूम कि गाय दूध देती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी, उनको आप इस जंगल में ले आइए, उनको वो बड़ी बड़ी बात तो करेंगे, किताबी रट्टे तो ले लेंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे ये बांज का पौधा है, ये चीड़ का पौधा है, ये कुराल का पौधा है, काफल का पौधा है, ये गेहूं है, ये धान है, ये कैसे बोया जाता है। लोगों को यही नहीं, बहुत सारे, तो वो चीज़ें हमको अटैच करनी पड़ेंगी, बच्चों को ग्राउंड में लाना पड़ेगा और उनको सिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, तो तब जाके कहीं ना कहीं वो नॉलेज रह जाएगी। आप देखिए, लगातार हम लोग ऑनलाइन वर्क की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन एक टाइम अगर ऐसा आ जाएगा कि सारे बच्चे उसी कंप्यूटर में घुस जाएंगे और बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि कैसे जुताई होती है, कैसे सिंचाई होती है, कैसे इस बीज को उगाने का एक प्रोसेस है, तो फिर टफ हो जाएगा ना, इंसान के लिए तो बहुत टफ हो जाएगा। तो मेरा यही संदेश हर बच्चे से भी रहेगा और हर पेरेंट्स से भी रहेगा और शिक्षकों से भी रहेगा कि हम लोग थोड़ा थोड़ा, अगर ज़्यादा नहीं भी हो सकता है तो कम से कम
हफ्ते में 2-4 घंटे 1-2 घंटे बच्चों को नेचर के साथ जोड़ें, बच्चों को चीज़ों के साथ जोड़ें, पत्थर के साथ जोड़ें, मिट्टी के साथ जोड़ें, पानी के साथ जोड़ें, क्योंकि 5 एलिमेंट्स जो हमारे शरीर बना है वही ये धरती बनी है, उसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं। वो पाँचों चीज़ें जब तक थोड़ा भी इनबैलेंस होंगी तो चीज़ें गड़बड़ाएंगी। देखिए आप 5 एलिमेंट्स में ताप आता है, अग्नि आता है, और जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, गर्मी हो रही है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जब इनबैलेंस होंगी, असंतुलित होंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, तो हमको उसको संतुलित करना है तो चीज़ों को करना होगा। तो आजकल रिसेंट टाइम में लगभग 2-3 साल से, वैसे तो लंबा मुद्दा है, पहले से चला आ रहा है जब से उत्तराखंड बना हुआ है, तो अब जो है आजकल चल रहा है कि भू कानून, मूल निवास, तो अपनी जो ज़मीन है, जंगल है, अपने पेड़ पौधे हैं, अपना जो जल है, अपनी जो भूमि है, उसको बचाने के लिए सब आजकल लगे हुए हैं मूल निवासी। तो शंकर भाई, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि किस प्रकार से लोग जो हैं लगे हैं? देखिए, पहाड़ के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है जिसकी बात अभी हो रही है, ये पहाड़ के रियल मुद्दे हैं। आप चाहे लद्दाख को देख लो, वो भी इसी मुद्दों में लगा हुआ है, उत्तराखंड भी इसी मुद्दों में लगा हुआ है। मैं कहूँगा अगर वाकई में पहले पहाड़ को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो सबसे पहली ज़रूरत, मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी चकबंदी। क्योंकि हमारे पास जोत है, मेरे पास मान के चलिए कि मेरे दादा के पास 15 नाली ज़मीन है। वो 15 नाली ज़मीन, एक खेत इस धार में है, एक खेत उस धार में है, एक खेत खरका-गैर है तो एक खेत कहीं दूसरे धार में है। तो वो सारी बिखरी हुई है। अब मैं कुछ करना भी चाह रहा हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब तक पहाड़ की अगर हम बात करते हैं, पहाड़ में कुछ करने की बात करते हैं, तो चकबंदी सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, भू कानून, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये हो, बहुत ज़रूरी है। अगर इसके, क्योंकि इसके बिना आज आप देख रहे हैं कोई कहाँ ज़मीन खरीद रहा है, कोई कितना पट्टा खरीद रहा है, कोई जंगल खरीद रहा है, तो ऐसे तो पहाड़ बिक जाएंगे और अंत में पहाड़ी के पास कुछ नहीं रहेगा। तो मूल निवास, भू कानून, ये दोनों की मांग हो रही है। मैं इसमें ये चाहता हूँ कि हम 6 शेड्यूल की मांग करें। अगर हमें 6 शेड्यूल मिल जाता है, ट्राइबल स्टेटस मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमें भू कानून भी मिल जाता है, हमें मूल निवास भी मिल जाता है। तो वो 6 शेड्यूल की मांग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। और आप देखते ही हैं कि हमारी नौकरियों पे आज बाहर के लोगों का कब्जा हो रहा है, क्योंकि मूल हम हैं, लेकिन उन्हीं के साथ हम भी आ गए हैं। तो चीज़ों को कंजर्व करने की जो टेक्निक है, उनको पता है, विज्ञान उनको पता है जो यहाँ का मूल है, लेकिन मूल को स्थायी कर दिया गया है, और अब वो स्थायी और मूल दोनों एक साथ घुट गए हैं, एक साथ पिस गए हैं, तो वो चीज़ें, नॉलेज धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो मूल निवास, भू कानून और चकबंदी, ये तीनों बहुत ज़रूरी है, और सरकार को टाइमली कर देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो शायद आने वाले टाइम में पहाड़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और हिमालयन कल्चर खत्म हो जाएगा। और कल्चर को लेकर ही, हमारी बोली भाषा को लेकर ही हमारी पहचान है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 8-10 सालों में हिमालयाज़ के लोग, गढ़वाली लोग, कुमाऊनी लोग, अब गढ़वाली नहीं रह जाएंगे, कुमाऊनी लोग कुमाऊनी नहीं रह जाएंगे, वो किसी और कल्चर में ही चले जाएंगे। आप देख ही रहे हैं लगातार किस तरह से हो रहा है चीज़ें। तो वास्तव में सोचने भी सही है ना, जो यहाँ बसे हुए हैं, ज़मीन लेके जो स्थायी बन गए, यहाँ के स्थायी निवासी बन चुके हैं, तो उनका भी बराबर का हक सरकार उनको दे रही है नौकरियों में। हमारा सारा जो हमारे मूल निवासियों के लिए बना हुआ था ना उत्तराखंड, जिसके लिए पहाड़ी राज्य की मांग हुई थी कि हमारे लोगों को नौकरी मिले, उनका विकास हो, उनको रोज़गार मिले, उनको संसाधन मिले, तो उस संसाधन में जो है बाहर के लोग यहाँ पे आके बस गए हैं, ज़मीन लेके यहाँ के स्थायी लोग बन चुके हैं, स्थायी निवासी बन चुके हैं। तो जब तक ये मूल निवास का मुद्दा नहीं हो पाएगा, तब तक विकास होना मुश्किल है। पहाड़ियों का मूल जो लोग हैं, हमारा विकास होना मुश्किल है। तो आज का व्लॉग इसी के साथ समाप्त करते हैं यहीं पे। तो शंकर भाई से मुलाकात करके काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई, आप आए यहाँ पे और आपने चीज़ों को देखा, किस तरह से काम हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सभी लोगों का धन्यवाद जो लोग देख रहे हैं। मेरे को उम्मीद है कि और भी समाज में और लोग भी आगे आएंगे, और बच्चे भी आगे आएंगे, और साथी आगे आएंगे, हम लोग मिल के काम करेंगे। मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को मिल के काम करना है, अकेले अकेले नहीं भटकना है। तो सभी लोगों का धन्यवाद। तो अभी हम भटकोट के जंगल में हैं, और उत्तराखंड में कत्यूरी काल से ही बहुत सारे नौले हैं, जैसे गढ़वाल में धारे होते हैं। तो यहाँ पे नौला है एक, उसको आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग बने रहिए, है ना।
तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे इसके बारे में, क्या क्या डिटेल है इसके बारे में शंकर भाई से पता करेंगे। और ये नेक्स्ट ब्लॉग बनेगा क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो चुका है। तब तक के लिए आगे दीजिए, जल्दी मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, बने रहिए कंटिन्यू। धन्यवाद।